दुर्भाग्य इस बात का है कि वहाँ पर कर्मचारियों को गलत तरीके से ट्रीट किया गया, कर्मचारियों के ऊपर जो है लाठियाँ बरसाई गई, कर्मचारियों के ऊपर वाटर कैनन का यूज़ किया गया। और इतना सब होने के बाद हमें इस बात का अंदेशा नहीं था कि सरकार यहाँ तक उतरेगी कि कर्मचारियों के ऊपर बिना वजह एफआईआर करेगी। प्रदीप जी, क्या मानते हैं आप, किस पार्टी का सबसे ज़्यादा योगदान मानते हैं आपकी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने के? देखिए, जहाँ तक बात ख़त्म करने की आई तो जब संसद में इसके बारे में विचार हुआ, सामाजिक पेंशन की अगर बात करें, अगर 1500 भी लगा रही है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा करते कि देखिए हमने 1500 रुपये लोगों को पेंशन लगा दी, और यहाँ हमारी पेंशन छीन कर प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। ये जो आंदोलन है ये क्योंकि सरकारों के खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सरकार की गुस्से का सामना, या आपकी जो अपना डिपार्टमेंट है उसमें जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी कहा होगा आपको? और 2018 में मेरे भी 7-8 बार जो है स्थानांतरण हुए थे, तो इस तरह की चीज़ें सहन ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन जब आपकी मांग बड़ी है और एक ऐसी मांग है जो आप अपनी जवानी में मेहनत करके जो है बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं, तो इसके लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ जो है, स्थानांतरण ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया भी हम मानते हैं। फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को इस एनपीएस से सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। सरकार 14% वेतन जो है कर्मचारियों को एक्स्ट्रा दे रही है, अर्थात कर्मचारियों के नाम पे कंपनी को ये वेतन दिया जा रहा है। बीजेपी के लीडर्स भी आपको सपोर्ट करते हो, बोलते हो कभी फ़ोन करके आपको कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, पर हमारी भी मजबूरियाँ हैं। सबसे पीछे जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी एक ऐसा बयान दिया था, और इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी कई बार, कि हम बहाल कर देंगे। और आपको लगता है कि उनके वादों पर कितना यकीन किया जा सकता है? Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। आपको मैं बता दूं, ये इंटरव्यू होने वाला है एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही हॉट टॉपिक है इस वक्त, ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में। जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस का जो मुद्दा है ये पूरे देश के साथ हिमाचल में भी काफ़ी समय से रफ्तार पकड़े हुए है। मेरे राइट में अगर मैं आपको बताऊं, जो हस्ती इस वक्त बैठी है, प्रदीप ठाकुर जी हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल इंटरव्यू में। धन्यवाद मुकेश जी, नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। मैं आपका इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बता दूँ, प्रदीप ठाकुर जी अगर एजुकेशन की बात करें, इन्होंने मास्टर इन आर्ट्स की हुई है, और ये पिछले 14 वर्षों से, 14 ईयर्स से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। साल 2007 में ये इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और ये वो एम्प्लॉय हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं। यानी कि साल 2003 में, मैं आपको बताऊं, हिमाचल में जो पेंशन थी वो ख़त्म कर दी गई थी 2003 मई में। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़, 15 मई मेरे ख्याल से, हाँ डेट थी 15 मई 2003, और इसके बाद जो भी एम्प्लॉई भर्ती हुआ किसी भी डिपार्टमेंट में, उससे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब उसको जितनी सैलरी मिल रही है उसके नौकरी करते हुए उतनी ही सैलरी उसको मिलेगी, और जैसे ही वो रिटायर होगा उसको पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उस वक्त से ये मुद्दा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा कि जो नए भर्ती हुए डिपार्टमेंट में लोग, उन्होंने कहा कि क्यों भाई, ये तो बिल्कुल अन्याय है। जब पॉलिटिशियन अपनी, जो एमएलए एमपीज़ अपनी पेंशन रख सकते हैं, जब जजेस को पेंशन जारी रह सकती है, हमारे जो फौजी जवान हैं उन्हें पेंशन जारी रह सकती है, तो बाकी एम्प्लॉयज़ ने क्या बिगाड़ा है? वो भी देश की उन्नति में उतना ही योगदान दे रहे हैं जितना कि ये बाकी जो मैंने आपको गिनाया ये लोग। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना, और आज की तारीख में लोग यही कहते हैं कि जब अगर आपको बंद करनी है पेंशन तो सबकी बंद करो, आर्मी वालों के रहने दो, क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल अलग होता है, देश की सेवा करते हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उनको छोड़ के, फौज को छोड़ के सभी की पेंशन बंद कर दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी नेताओं की जो सैलरीज होती है बहुत ज़्यादा होती है, जजेस की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मुद्दा बार बार उठता रहा है। मैं आपको बताऊँ, प्रदीप ठाकुर जी NPSE, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के इस वक्त प्रेजिडेंट हैं, और इन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन किए हैं हिमाचल में और करते रहते हैं। और अभी क्या इनकी रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, वो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं, साल 2006 में इस चीज़ की नोटिफिकेशन हुई थी, और 2003 से इसे माना गया। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 2003 मई से पेंशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, जो भी उसके बाद भर्ती हुए होंगे या जो सिलेक्ट हुए होंगे गवर्नमेंट जॉब्स पे। उस वक्त मैं आपको बताऊं, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, और उससे अप्रैल के महीने में 2003 अप्रैल में ही धूमल साहब की जो सरकार थी वो
रुखसत हुई थी, मतलब वोट आउट हुई थी, और वीरभद्र गवर्नमेंट उस वक्त आई थी। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 1/1/2004 से, है ना सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की पेंशन भी थी, वो ख़त्म कर दी गई थी। सिर्फ आर्मी, जजेस और पॉलिटिकल फिगर, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं दर्शकों, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी उनको भी पेंशन की सुविधा बंद है उसके बाद से। पैरामिलिट्री अदर देन फौज, मतलब कि जैसे आपके बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, ये सब जो पैरामिलिट्री में आते हैं, तो इनकी भी पेंशन उस वक्त बंद कर दी गई। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसने पेंशन अभी तक ख़त्म नहीं की। और अभी की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं, ये ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा पहले की स्थिति थी वो बहाल कर चुके हैं। लेकिन बाकी राज्यों पे अब प्रेशर है, वहाँ पे इस प्रकार के आंदोलन बनते जा रहे हैं। अब बाकी बातें प्रदीप जी से करेंगे। और मैं आपको बता दूं, वेन्यू जिस इस वक्त जहां हम बैठे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लॉबी है होटल पार्क व्यू की। और होटल पार्क व्यू बिजनी में आपको बता दूं, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रेनोवेशन किया, हाल ही में इनका रेनोवेशन हुआ है। और आप आके देखिए, यहाँ पे गजब का एम्बियंस आपको मिलेगा और गजब का यहाँ पे आपको फूड मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ओपीएस के ऊपर चर्चा। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदीप जी हमारे इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि कैसे जुड़े आप इस आंदोलन के साथ? सरकारी जॉब कर रहे थे तो करते रहते, मतलब क्या जरूरत है आंदोलन करने की? परिवार वाले भी बोलते होंगे। मुकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पोल स्टार के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो लगातार मुकेश जी के साथ जुड़े हैं, मुकेश जी के चैनल के साथ जुड़े हैं। और आप सभी ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट भी शुरू में करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो हमारे इस आंदोलन में आप भी सहयोग ज़रूर करते रहें। मुकेश जी, हम लगातार जब से मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आया तो अपना विभागीय जो हमारा संगठन था उसमें शुरू से ही पहले वर्ष से ही मैं जुड़ा था, क्योंकि हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते थे। तो एक समाज सेवा की और परिवार से भी थोड़ी कुछ इस तरह की बातें थी। मेरे पिताजी भी एक समाज सेवक हैं, तो समाज सेवा की भावना पहले से ही थी। और अपने विभागीय संगठन में भी हमने बहुत सारे काम करने की कोशिश की। आपने सुना होगा एक बहुत चर्चित होशियार सिंह केस मंडी ज़िले में हुआ था। उस समय मैं जिला मंडी का वन विभाग का भी अध्यक्ष था, तो उस केस के लिए भी हमने काम किया था और जितना हमसे हो सकता था हमने किया, और सीबीआई तक हमने अपने दम पे वो केस पहुंचाया। 2015 में मुझे जो है इस संगठन के साथ जुड़ने का मौका शुरू में मिला। मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में, एक आम कर्मचारी के रूप में इस संगठन के साथ जुड़कर काम करता था, लेकिन मेरे पहले के कुछ संघर्ष को देख के जो है मुझे इस संगठन की एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी 2018 में दे दी गई। और मुझे जो है उसके बाद इस संगठन में धीरे धीरे जब मैंने काम किया तो मुझे बहुत सारी जो है और ज़्यादा ज्ञान इस एनपीएस और ओपीएस के बारे में होता गया। तो बहुत ज़्यादा काम जो है इस संगठन में, क्योंकि हालांकि लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ एक मुद्दा इसमें है, तो एक मुद्दा ज़रूरी है, लेकिन इस मुद्दे में जो है सफलता हासिल करना कई बार हमें मुश्किल भी लगता था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ अब ठीक होती जा रही हैं, तो अब जो है हमें लग रहा है कि हम जल्द अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो मुझे जो है 2020 में आप प्रदेश के प्रेसिडेंट बन गए एनपीएससी एसोसिएशन। 2018 में मैं जिला अध्यक्ष बना था, और उसके बाद हमने जिला मंडी में काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश की। काफ़ी सारे धरने प्रदर्शन में हमने भाग लिया, और 2020 में मुझे प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारे जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो एनपीएस से ओपीएस में आए। और उसके बाद जो है क्योंकि जब वो ओपीएस में आए तो उन्होंने जो है वो अपनी पोस्ट से वो खुद हट गए, और फिर जो है सभी साथियों ने मुझे नेतृत्व सौंपा। आप खुद एक एम्प्लॉई हैं, आप वन विभाग में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो ये जो आंदोलन है ये क्योंकि सरकारों के खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सरकार की गुस्से का सामना, या आपकी जो अपना डिपार्टमेंट है उसमें जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी कहा होगा आपको, इस प्रकार का कुछ हुआ है कभी, या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और उस अगर होती हैं तो उनसे आप कैसे टैकल करते हैं उनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ठीक है कि सभी को ये लगता है कि आंदोलन जो है हमेशा सरकार के खिलाफ होते हैं, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम जो इसमें कर्मचारियों को है, ये जो हमारा आंदोलन है ये सीधे सीधे हम अपने सिर्फ बुढ़ापे के लिए, इसके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं।
और ठीक है क्योंकि जो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी हमने आंदोलन किए। 2017 में हमारा बहुत बड़ा धरना जो है शिमला में हुआ था और अब भी हमारे जो है लगातार प्रयास जारी हैं। विभाग की जहाँ तक मैं बात करूँ, अधिकारियों का हमेशा मुझे कोऑपरेशन मिला है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अभी पिछले 2 महीने पहले हमारे ऊपर एफआईआर भी हुई थी और साथ ही साथ जो है हमारे स्थानांतरण भी हुए थे हमारे साथियों के, और 2018 में मेरे भी 7-8 बार जो है स्थानांतरण हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें सहन ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन जब आपकी मांग बड़ी है और एक ऐसी मांग है जो आप अपनी जवानी में मेहनत करके जो है बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं, तो इसके लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ जो है स्थानांतरण ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया भी हम मानते हैं। तो इस तरह के आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई और आप गए फिर वहाँ? देखिए, क्योंकि मुझे कम समय हुआ था, मुझे 6-7 महीने होते थे या 8 महीने हुए होते थे, तो हर चौथे महीने मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आता। तो क्योंकि मुझे फिर कानून व्यवस्था इस देश में है और एक अच्छी कानून व्यवस्था इस देश में है, तो कानून का सहारा लेना पड़ता था। हर बार जब मैंने कानून से सहायता मांगी तो मुझे जो है कानून से सहायता मिली। कोर्ट ने मतलब वो चीज़ को खारिज कर दिया हमेशा? जी बिल्कुल, कोर्ट ने खारिज किया या फिर मुझे जो कोर्ट की तरफ से मनपसंद जो है स्टेशन उसके बाद मिले। तो ये देखिए दर्शकों, लोकतंत्र की यही खूबी है और ये खूबी बरकरार रहनी चाहिए। आज की डेट में हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पे कई लोग बड़ा ज्ञान दे रहे होते हैं कि आज़ादी नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल फलाना आर्टिकल नहीं होना चाहिए संविधान में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए ये रूढ़िवादी सोच की तरफ आपको बढ़ाता है। इस सोच से हमें बचना चाहिए और लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं, आपका पहला हो गया विधान पालिका, जो आपका लॉ मेकिंग बॉडी है जिसमें हमारे नेतागण बैठते हैं जो कानून बनाती है। दूसरी होगी आपकी न्यायपालिका जिसमें कोर्ट्स हैं। तीसरा स्तंभ हो गया आपका कार्यपालिका की जो लॉ बने हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, कार्यपालिका में आपका पूरा जो सरकारी तंत्र है ऊपर से नीचे तक, पुलिस डिपार्टमेंट, वो सारा कुछ आ गया उसमें। तो और चौथा जो हम लोग मीडिया। तो ये 4 स्तंभ जो हैं ये लोकतंत्र की खूबसूरत। तो इनका ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही मत रखें सभी के सभी, कभी मत का डिफरेंसेस भी हो सकता है और यही लोकतंत्र होता है। मतों का डिफरेंसेस होगा और डिफरेंट मत में से एक बेस्ट चीज़ सामने निकलेगी। समुद्र मंथन हुआ था भाई, तभी तो निकला था उसमें से इतना कुछ, अमृत भी निकला था। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए सर, पेंशन से ये एक बात तो है कि चलिए एम्प्लॉयज़ को एक राइट है कि उनका जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित रहे, लेकिन पेंशन से सरकारी कोष पे दबाव भी बनता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या देश हित में पेंशन ज़रूरी है या ये होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, मतलब आपका अपना क्या इस पे मत है? देखिए, जैसे कि आप खुद ही कह रहे थे, हमारे जो 3 स्तंभ और चौथा स्तंभ जो मीडिया है, जो 4 स्तंभ हैं इसमें समानता होनी चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता का शासन जनता द्वारा माना जाता है। जब लोकतंत्र में इतनी सारी खूबसूरती है और लोकतंत्र को हमेशा एक कल्याणकारी राज्य माना जाता है। कल्याणकारी अर्थात लोगों के कल्याण के लिए ये राज्य होगा। लोगों का कल्याण का मतलब ये है कि जो एक मेजॉरिटी है अगर वो कुछ चाहती है तो उस तरह से जो है यहाँ डिसीज़न लिए जाने चाहिए। आज की डेट में जो ओपीएस है और एनपीएस है, एक तो देखिए बुढ़ापा इससे सीधे सीधे सुरक्षित होता है और एनपीएस से जो है, क्योंकि पेंशन आपको भी पता है, सरकार को पता है और हम तो भुक्तभोगी हैं। हमारे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 500 रुपये पेंशन लग रही है, 700 रुपये पेंशन लग रही है। मेरे रियल ताऊ जी, उनको 727 रुपये पेंशन है। एक मेरे मामा हैं, कज़न, मेरे मामा जी के कज़न हैं रियल, उनको 1127 रुपये पेंशन लग रही है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हमारे एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, वो डॉक्टर थे, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 थे वो, उनको 528 रुपये के आसपास जो है पेंशन लगी है। उनका तो बहुत सारे वीडियोस भी इस बारे में वायरल हुए थे और बड़ा सारे बहुत बार उनके बारे में न्यूज़ जो बहुत सारे मीडिया के लोगों ने उनको कवर किया। तो ये सारी बातें हैं। और जबकि दूसरी तरफ सरकार जो है अपनी पेंशन, सामाजिक पेंशन की अगर बात करें, अगर 1500 भी लगा रही है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा करते कि देखिए हमने 1500 रुपये लोगों को पेंशन लगा दी। और यहाँ हमारी पेंशन छीन कर प्राइवेट कंपनी
कंपनी को दे दिया गया। दो इससे इसका एक सीधा सीधा एक और नुकसान भी है कि हमारा जो पेंशन का एक सिस्टम था उसे जो एक बिल्कुल एक अच्छा सर्कल बना था कि कर्मचारियों का बुढ़ापा जो है सुरक्षित रहेगा, कर्मचारियों के परिवार सुरक्षित रहेंगे, तो समाज में भी एक ऐसा वर्ग था कम से कम जिसकी सिक्योरिटी होती थी। लेकिन आज के समय में आपने पेंशन छीन ली, फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को इस एनपीएस से सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। सरकार 14% वेतन जो है कर्मचारियों को एक्स्ट्रा दे रही है, अर्थात कर्मचारियों के नाम पे कंपनी को ये वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारी का 10% वेतन जो है ज़बरदस्ती काट कर कंपनी को दिया जा रहा है, 24% पैसा कंपनी को दिया जा रहा है। हिमाचल के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो 1200 करोड़ जो है हम हर महीने एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, और अगर ओपीएस होती तो सिर्फ 500 करोड़ जो है कर्मचारियों को देने पड़ते। 700 करोड़ का नुकसान सीधे सीधे सरकार इसलिए सहन कर रही है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है। और सरकार ये जो 700 करोड़ है, ये मुकेश जी आपके पैसे भी हैं, मेरे पैसे भी हैं, उस मज़दूर के भी हैं जो सड़कों पर काम कर रहा है, उस दिहाड़ीदार के भी हैं जो दिहाड़ियाँ लगा के जो है अपना परिवार को पाल रहा है, और उस टैक्स पेयर के भी हैं जो अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है और सरकार को टैक्स दे रहा है। वो हम सब के पैसे हैं, इस पूरे प्रदेश के पैसे हैं, और ये 700 करोड़ कोई कम पैसे नहीं हैं। इससे बहुत सारे विकास के काम हो सकते थे, और ये सीधे सिर्फ कंपनी के फ़ायदे के लिए जो है ये स्कीम चलाई जा रही है। और मुझे लगता है कि ये स्कीम जल्द से जल्द सरकार को बंद कर देनी चाहिए, और इतना सारा जो वेस्टेज पैसे का हो रहा है इसको जो है रोक देना चाहिए, और हमारी जो पुरानी पेंशन फिर से बहाल कर देनी चाहिए। प्रदीप जी, क्या मानते हैं आप, किस पार्टी का सबसे ज़्यादा योगदान मानते हैं आपकी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने के? देखिए, जहाँ तक बात ख़त्म करने की आई, तो जब संसद में इसके बारे में विचार हुए थे तो मुझे लगता है कि लगभग सभी पार्टियों ने, और एक दो पार्टियों को छोड़ के जो है सबने सहमति इसमें जो है जताई थी। लेकिन सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में थी, आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री उसमें थे, तो निसंदेह जिसने बंद की है सबसे ज़्यादा दोष तो उसी पार्टी को जाता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का स्टेप उसमें नहीं उठाना चाहिए था। जयराम सरकार जो है हमारे हिमाचल की इस वक्त, जयराम जी की जो सरकार है, इसका क्या रुख रहा है आपके इस पूरे आंदोलन को लेकर? और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या आपके और भी नेताओं से बातचीत होती है, उनका क्या रुख है? कोई है कि इस बैकग्राउंड से बीजेपी के लीडर्स भी आपको सपोर्ट करते हो, बोलते हो कभी फ़ोन करके आपको कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं पर हमारी भी मजबूरियाँ हैं? देखिए, ये बात तो जयराम जी ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कही है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, और जयराम जी के मंत्री लोग भी सभी यही बात करते हैं, और विधायक तो ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आज ही पेंशन बहाल हो। और क्योंकि कुछ विधायकों की बीवियां हैं, 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं उनकी बीवियां इस समय जो है एनपीएस में हैं, और बहुत सारे इनके जो पार्टी के लोग हैं उनकी बीवियां या कोई लेडीज़ अगर पदाधिकारी हैं तो उनके पति भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक पार्टी के, सभी पार्टियों के लोग जो हैं इस तरह से हैं, और सभी का सपोर्ट हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहता है, और वो कहते हैं कि ये पेंशन बहाल होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पीछे जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा बयान दिया था, और इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी कई बार, कि हम बहाल कर देंगे। और आपको लगता है कि उनके वादों पे कितना यकीन किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने की सरकार पूरे देश में इसमें सिर्फ 2 राज्य में है, बाकी जगह अलायंस शायद उनका है, तो दोनों राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी ने पेंशन बहाल की है। और जहाँ तक हिमाचल के संदर्भ में हम बात करें तो हिमाचल में इनके टॉप लीडरशिप ने सभी ने जो है ये आश्वासन दिया है कि हम पेंशन बहाल, जब अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है तो हम पेंशन बहाल करेंगे। क्योंकि मीडिया के माध्यम से हमने सभी के बयान सुने, विधानसभा के अंदर भी जो है विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने पेंशन बहाली की बात रखी थी, विक्रमादित्य जी ने बात रखी थी, आदरणीय सुक्खू जी ने तो बहुत बार जो है पिछले 2-3 साल से वो लगातार पेंशन बहाली की बात रख रहे हैं। तो बाकी सारी टॉप लीडरशिप ने जो बात रखी है, बाकी जो विधानसभा में इसमें चुनकर नहीं गए हैं उन लोगों ने भी जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, अपने भाषणों के माध्यम से लगातार बात रखी है। 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की भी हमने सुनी थी, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान ज़रूर आए थे कि हम भी जो है अगर सत्ता में आते हैं, हिमाचल में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हिमाचल में आते ही जो है पेंशन बहाल करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं 31 मई को, क्या उम्मीद लगा बैठे हैं आप
देखिए कुछ फैसला हो सकता है ऐसा? देखिए, क्योंकि हिमाचल में हमारा आंदोलन है जो है वो बहुत पीक पर है। बहुत सारे कर्मचारी इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं और सभी कर्मचारियों का सहयोग हमें रहता है। 3 मार्च को हमारी बहुत बड़ी रैली हुई थी और जिसका संदेश आदरणीय मोदी जी तक भी गया है। दुनिया उम्मीद पर टिकी है और मोदी जी तो कई बार जब फैसले लेते हैं तो अचानक ले लेते हैं, उनके मंत्रियों को भी पता नहीं होता। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है जैसे कि आपको मालूम है, तो अगर वो फैसला लेते हैं तो निसंदेह ये कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की खबर हो सकती है और उनको ये निर्णय लेना भी चाहिए, क्योंकि इस बार जो यहाँ कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के लिए वो आ रहे हैं, वो किसी स्टेट का कार्यक्रम नहीं है, हमारे सिर्फ हिमाचल का वो कार्यक्रम नहीं है, वो पूरे भारत देश में 8 वर्ष पहले वो प्रधानमंत्री बने थे। तो तब से लेकर हर वर्ष जो उनका सरकार का जो कार्यकाल 1 साल और बढ़ता है, तो वो इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं करते हैं। तो इस वर्ष वो हिमाचल में हो रहा है, हमारा सौभाग्य है कि वो ये कार्यक्रम हिमाचल में हो रहा है और हमें उम्मीद भी है उनको जो है इस तरह का स्टेप उम्मीद है आपको कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर सकते हैं, ये आपको उम्मीद है अभी? चलिए देखेंगे हम 31 तारीख को कि मोदी जी क्या फैसला लेते हैं। और बाकी इनसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा भी कि प्रदीप जी ये बताइए, अभी आपके मौजूदा दौर में क्या क्या प्रोग्राम्स इस वक्त, क्या आंदोलन क्या क्या चल रहे हैं इस वक्त, और भविष्य में क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है राजस्थान में पेंशन बहाल हुई है। अभी हाल ही में हम जो है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मिलने गए थे। उनका हमने धन्यवाद उनसे मिलकर किया और पहाड़ी अंदाज में हमने वहाँ पर जाके जो है उनका धन्यवाद किया। और पूरे देश के कर्मचारी वहाँ आए थे, हमारे पदाधिकारी आए थे, उनका हमने सबने धन्यवाद किया है। और लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो हमारे अब आंदोलन की हमने रूपरेखा बनाई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लगातार अब जो है धरने प्रदर्शन होने वाले हैं। और दिसंबर महीने में हमारा साउथ इंडिया में एक बहुत, क्योंकि अभी स्थान चिन्हित हमने नहीं किया है, वो 10-15 दिन में हम कर लेंगे। साउथ इंडिया में हमारी बहुत बड़ी रैली जो है 5-7 लाख कर्मचारियों के साथ हम दिसंबर माह में करने वाले हैं। और 2023 के शुरू में जो हम दिल्ली में कम से कम 10 लाख कर्मचारियों के साथ एक बड़ा रैली करने की कोशिश करेंगे और जिसकी तिथि भी जो है जल्द निश्चित की जाएगी। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हमने जब से ये संगठन काम कर रहा है लगातार 2016 से लेकर आज तक हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। 2017 में हमने एक बहुत बड़ी रैली शिमला में की। 2018 में हमने जो है सब एमपीज़ के घर के बाहर पूरे भारत देश में जो है वो धरने हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छे धरने हमने किए हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी के सांसद के घर के बाहर जो हमने बहुत बड़ी संख्या के साथ धरना दिया था। उसके बाद लगातार हमने 19 में भी शिमला में धरना दिया। 18 में ही हमने 1 दिसंबर में धर्मशाला में धरना दिया था। और इस बार जो हमने 3 मार्च को एक बड़ा धरना शिमला में दिया, वो एक ऐतिहासिक धरना रहा है। हमने एक पदयात्रा भी देखी है, आपने भी, पोल स्टार ने भी कवर किया था कि हमने एक पदयात्रा मंडी से जो है शिमला तक के लिए की थी। और बड़ा, वो तो बहुत ही बड़ा आंदोलन था, उसी के बाद शायद FIR वगैरह भी हुई थी। जी बिल्कुल, उस पदयात्रा का ये प्रभाव रहा था कि हमारी शिमला में बहुत बड़ी रैली हुई थी। और वो रैली मुकेश जी आज तक हिमाचल में जो है कर्मचारियों की आज तक की सबसे बड़ी रैली थी। और शिमला में मुझे लगता है कि आज तक किसी भी राजनीतिक संगठन ने, सामाजिक संगठन ने, कर्मचारी संगठन ने उतनी बड़ी रैली की हो। एक बहुत बड़ी संख्या के साथ जो है कर्मचारी वहाँ उतरे थे। और दुर्भाग्य इस बात का है कि वहाँ पर कर्मचारियों को गलत तरीके से ट्रीट किया गया। कर्मचारियों के ऊपर जो है लाठियाँ बरसाई गई, कर्मचारियों के ऊपर वाटर कैनन का यूज़ किया गया। और इतना सब होने के बाद हमें इस बात का अंदेशा नहीं था कि सरकार यहाँ तक उतरेगी कि कर्मचारियों के ऊपर बिना वजह FIR करेगी, क्योंकि सरकार ने खुद वाटर कैनन का यूज़ किया था, लाठीचार्ज सरकार ने की थी। हमारी तरफ से अगर किसी भी एक कर्मचारी ने हाथ उठाया हो, पत्थर उठाया हो, कुछ भी इधर से किया हो, अगर हमें लाठीचार्ज हुई है तो हमने बदले में जो है सिर्फ लाठियाँ खाई हैं, इधर से बाहर नहीं किया है। और फिर भी FIR हमारे ऊपर, जबकि FIR जो है उन लोगों पे होनी चाहिए जिन्होंने लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज करने के आदेश दिए। लेकिन हमारे ऊपर FIR हुई, हमने वो सहन की, कोर्ट से फिर हमें न्याय मिला।
क्योंकि देखिए इस देश में ये एक बात तो मानने लायक है कि हमारा जो न्यायालय है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, और वहाँ से हमें जो है उम्मीद रहती है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत राजनेता करते हैं तो वहाँ से हमें जो है जरूर रिलीफ मिलेगा। कोर्ट ने हमें फिर से वहाँ से न्याय दिया, और उसके बाद हमारी बहुत सारे साथियों की ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई। और मैं मुकेश जी बता दूं, जितने भी एनपीएससी के साथ जुड़े हुए साथियों की ट्रांसफ़र की गई, हम सभी साथियों की ट्रांसफ़र जो कोर्ट ने कैंसिल की और उनको मनपसंद स्टेशन दिए, क्योंकि कोर्ट को ये लगा, शायद ये एहसास हुआ कि ये सारे के सारे तबादला जो किए गए हैं ये बदले की भावना से, राजनीतिक दृष्टि को देख के हिसाब से जो है ये तबादले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब तो परिवार के साथ उतरने का फैसला किया गया। मैं आपको बताऊं दर्शकों, 3 लाख के करीब मैं बताऊं आपको एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त प्रदेश में, सरकारी एम्प्लॉयज़। और इन 3 लाख एम्प्लॉयज़ आप सोचिए कितने, अगर इनके परिवारों को मिला दिया जाए, इनके दोस्तों को मिला दिया जाए, तो ये संख्या कहाँ तक जाए? कम से कम 10-12 लाख तक तो आराम से ये संख्या पहुँचेगी, जिनको ये डायरेक्टली अपनी ज़िंदगी में इफेक्ट करते हैं। क्या सरकार इतना बड़ा वोट बैंक खोने का रिस्क ले सकती है, भाजपा सरकार? और क्योंकि इलेक्शन है इस साल, तो ये एक बहुत बड़ा मैं बताऊं भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा इस मुद्दे को, किस तरीके से इस मुद्दे को वो हैंडल करती है। क्योंकि अगर हिमाचल में अगर वो ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करती है, तो ये जो बाकी राज्यों में सरकार है बीजेपी की, और केंद्र में भी उनकी क्योंकि सरकार है, तो एक तरीके से प्रेशर वहाँ तक जाएगा। और एक बार अगर कहीं पे ये स्कीम चालू कर दी सरकार ने, तो बाकी जगह भी उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन तेज़ हो जाएंगे। और अगर नहीं करते हैं तो इतने लाखों एम्प्लॉयज़ के परिवार और उनका जो गुस्सा है उसका भी एक डर रहेगा। तो ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है भाजपा के लिए भी। देखते हैं क्या होता है। मोदी जी आ रहे हैं 31 तारीख को, क्या वो फैसला ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये प्रदीप ठाकुर जी थे हमारे साथ, NPSEA न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। आपने इतनी बेबाकी से अपने बातें रखी हमारे दर्शकों के सामने, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में आपने इतने सारे तथ्य हमारे सामने रखे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद मुकेश जी, पोल स्टार का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप जो है सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, और हमारे मुद्दे को भी आपने लगातार उठाया है, और आज फिर से एक बार हमें सौभाग्य मिला कि आपके चैनल के माध्यम से हम सभी कर्मचारियों तक और समाज के हर एक नागरिक तक पहुंच रहे हैं। मेरा पोल स्टार के सभी दर्शकों से भी ये निवेदन रहेगा कि पोल स्टार को खूब देखें, खूब शेयर करें। रिपोर्ट को भी शेयर कर दें। इस रिपोर्ट को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस रिपोर्ट के साथ तो हमारा डायरेक्टली संबंध है। और मेरा सामाजिक सभी नागरिकों से भी ये निवेदन रहेगा कि देखिए, पेंशन बहाली से जो है समाज का पैसा भी बचने वाला है, और आप भी ज़रूर हमें सपोर्ट करिए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, सभी बेरोजगार साथियों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी हमें सपोर्ट करिए। जैसे ही हमारी पेंशन बहाल होती है तो अन्य सामाजिक कामों में जो है हम आपका ज़रूर सहयोग करेंगे, और सभी कर्मचारी साथियों से तो ज़रूर निवेदन रहेगा कि आप भी हमारा सपोर्ट लगातार करते रहें, और पोल स्टार आप ज़रूर देखें। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और दर्शकों, अगर ये इंटरव्यू आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये इंटरव्यू हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो या लाइक करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें, और अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। लिखें कि क्या आपको क्या लगता है, एक देश के नागरिक होने के नाते क्या ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए? क्या भाजपा के लिए ये एक जिसे कहते हैं गले की हड्डी साबित होगा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इलेक्शन ईयर भी है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ का गुस्सा भी नहीं झेल सकते। और अगर हिमाचल में स्टार्ट कर दी ओल्ड पेंशन स्कीम, तो बाकी राज्य भी कहेंगे जहाँ पे भाजपा की सरकार है कि हमारी भी शुरू करो भाई, केंद्र में भी इनकी सरकार है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं, और आगे हम देखते हैं क्या होता है। हमारी तो शुभकामनाएं सभी के साथ कि पेंशन लग जाए सभी को, और सभी अपना जो बुढ़ापा है वो अच्छे से जिए, या सरकार को ऐसी अलग पॉलिसी लेके आए कि उनका जो, जैसे हम विदेशी कंट्री में देखते हैं, US हो गया, यूरोपियन कंट्री, ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में जैसे कहते हैं हम सोशल सिक्योरिटी, उसका एक प्रावधान है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं वहाँ पे, जैसे जो बुढ़ापे में जो कमा नहीं सकते हैं, जिनकी सैलरीज कम रहती है उनको। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से, इतना ही हम चाहते हैं। थैंक यू, नमस्कार जी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।